Ignited Minds Tutorials recently released an educational video discussing the chapter on substances in common use for Class 9 students of the Maharashtra State Board. The video delves into the properties and uses of various substances, such as salt, baking soda, and bleaching powder. The tutorial aims to provide a comprehensive knowledge explanation to the students, helping them understand the significance of these substances in everyday life. By highlighting the properties, the video allows students to grasp the chemical composition and behavior of these substances. In the video, students will learn about the multiple uses of these substances, such as the role of salt in preserving food and enhancing its taste, the importance of baking soda in cooking and household cleaning, and the usefulness of bleaching powder in disinfection. Through this engaging and informative video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the young minds of Class 9 students, enabling them to grasp the practical applications of these substances. By gaining a deeper understanding of their uses, students can appreciate their relevance and make informed decisions in their daily lives. Overall, this video serves as a valuable resource, providing students with a concise yet detailed explanation of the properties and uses of substances commonly found in their surroundings. Okay, people, we will start with this new chapter of substances in common use. तो हम जो कॉमन यूज में जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे केमिकली ये डिजाइन होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज में आते हैं ये, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे हम जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड हम यूज करते ही हैं, हर चीज में नमक जो मिलाते हैं, दैट इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड। देन वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। क्या देख रहा है? देख, इधर देखना, क्या वो लिख भी नहीं रहा है, जबरदस्ती हाथ हटा रहा है, क्या देख रहा है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसको अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिससे आप केक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये आपके घरों में रहेगा। सोडियम कार्बोनेट, इससे आपके सोप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये थोड़े खतरनाक सब्सटेंसेस हैं, हालांकि इनसे काफी ज्यादा एनर्जी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका थोड़ा बहुत भी मिस यूज हो गया तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। देन वी हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। देन वी हैव पूरा चैप्टर इन अ ग्लास, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सिंपल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स which do not contain H plus and OH minus ions and contain only one kind of cation or anion, ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखो भाई साहब यहाँ पे सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे देखो, जैसे आप देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है? देखो, सिंपल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब इनमें आयन्स हैं। तो सोडियम क्लोराइड भाई साहब किन आयन से बना हुआ है? Na प्लस एंड Cl माइनस से। दिस इज हाउ सोडियम क्लोराइड इज मेड, ठीक है, विच डू नॉट कंटेन H प्लस और OH माइनस आयन। तो इनमें भाई साहब H प्लस और OH माइनस दोनों भी नहीं होता। मतलब देखो, H प्लस जिसमें होगा, जैसे आपका देखो HCl हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। और OH माइनस जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। जैसे आपका NaOH, ये आपका एक बेस हो गया। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस हो गया। ये आपका HCl है, ये एक एसिड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें H प्लस या OH माइनस आयंस नहीं होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स which do not contain either H plus or OH minus ions, but they will contain a cation and an anion. जैसे यहाँ पे देखो Na plus, ये आपका क्या हो जाएगा? This will be a cation. Cl minus, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? anion. This will be an anion. For example, यहाँ पे देखो Na2SO4 है, Na2SO4 है, इसका भाई साहब क्या बन जाएगा बोलो? 2Na plus plus SO4 2 माइनस, ठीक है। 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये आपका क्या है भाई साहब? कटायन। दिस इज द कटायन, जो पॉजिटिव पार्ट होगा। और ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? अनायन, ठीक है। तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स विच वुड नॉट हैव H प्लस और OH। इनमें H प्लस भी नहीं होगा, OH भी नहीं होगा। H प्लस अगर किसी में होता है तो वो क्या बनता है? एसिड। OH अगर किसी में होता है तो वो क्या बनता है? बेस। मतलब सॉल्ट्स आपका एसिड भी नहीं होगा और बेस भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपने देख ही रखा है कि एसिड प्लस बेस ये बनता है आपका क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपने देख रखा है भाई साहब, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे आपका एसिड प्लस बेस आपका क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब?
Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. Okay. So simple salts are ionic compounds which do not contain H plus or OH minus ions and contain only one kind of cation or anion. Major source of salt, आपका जो सॉल्ट है वो कहां से आता है? आपके सी वाटर से आता है. ठीक है. बहुत सारे लोगों को थायराइड प्रॉब्लम है आज की तारीख में. बहुत सारे जो आपके डिजीजेस हैं वो थायराइड से जुड़े होते हैं. थायराइड हमारा यहाँ पे होता है, एक ग्लैंड है जिससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको अपन बोलते हैं थायरॉक्सिन. और अक्सर ये थायरॉक्सिन या तो हमारा ज्यादा सिक्रीट होता है या तो कम. ये एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. जिसमें भी ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अगर थायरॉक्सिन की कमी होती है तो लोग जनरली मतलब डॉक्टर जनरली आयोडीन देते हैं. और आयोडीन का एक मेजर सोर्स है सॉल्ट. ठीक है. तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप सी फूड खाइए, ज्यादा करके सी फूड खाइए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा. तो दैट इज कॉल्ड थायराइड प्रॉब्लम. तो मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट हमारा क्या है भाई साहब? सी वाटर है. ठीक है. इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, आपका सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं मिलता है सी वाटर में, ये सारे तमाम सॉल्ट्स मिलते हैं. क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड. सो दीज आर द सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. क्या क्या सॉल्ट्स हैं भाई साहब? आपका हो गया सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2. ठीक है. मैग्नीशियम सल्फेट which is MgSO4, potassium chloride that is KCl, calcium carbonate that is CaCO3 और magnesium bromide that is MgBr. ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो हमको सी वाटर से मिलते हैं. इट्स नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड बट दीज आर द सॉल्ट्स which we get from sea water. Salts from sea water. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear among this one people? ठीक है. Okay. So these are salts that we get from sea water. Sodium chloride आपका, ठीक है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है. इसका कॉमन नाम क्या हो गया भाई साहब? टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट. केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है भाई साहब? NaCl. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? NaCl. ये आपका भाई साहब बहुत कॉमनली यूज होने वाला. ठीक है. तो इसका कॉमन नेम क्या है? टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम इसको. इसका केमिकल नेम क्या है? एक्चुअल जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये एक्चुअली में किससे बना हुआ है? सोडियम और क्लोरीन से. सो वी विल कॉल इट एज सोडियम क्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अभी देखो ये कैसे बना होगा. ठीक है. सो हाउ हैज दिस हैपेंड? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हो गया आपका HCl प्लस NaOH. HCl प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? आपका NaCl प्लस H2O. ठीक है. ये हो गया आपका एसिड which is basically a strong acid. ये हो गया आपका बेस which is basically a strong base. This will form a salt and water. तो आपको मालूम है भाई साहब रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर. और इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चा बाड़ी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो द combination of acid and base to form salt and water is known as neutralization reaction. क्या ये समझ में आ रहा है? और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा तो ये सॉल्ट बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. ठीक है. अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहा और वीक बेस रहा तो आपका सॉल्ट क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. अगर आपका वीक एसिड रहा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो आपका क्या बनेगा भाई साहब? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. अदरवाइज अगर दोनों भी स्ट्रॉन्ग रहे तो क्या बनेगा? आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. The more an acid and bases which are reacting in a neutralization reaction are stronger, the more is the possibility that you will be getting a neutralized salt. ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, आपका यहाँ पे ये जो NaCl है ये भाई साहब किससे बन रहा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से. तो ये किस टाइप का सॉल्ट हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट. So HCl and NaOH are formed out of a strong acid and a strong base, and hence it will be a neutral salt. क्लियर है भाई साहब? ओके. न्यूट्रल सॉल्ट जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7. न्यूट्रल सॉल्ट की pH वैल्यू होती है 7. Thus 25% aqueous solution of sodium chloride is called as saturated brine. मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आपका वाटर कितना है? अगर आपने समझ लो ये वाटर है, इस वाटर में आपने सोडियम क्लोराइड मिलाया. ठीक है. तो वाटर का 75% जो है वो वाटर है और 25% भाई साहब क्या है? सोडियम क्लोराइड है. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्राइन. दिस सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन. सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी इससे ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते.
you cannot add more than this. ठीक है, the reason why we call this as saturated is because you cannot add more to this. ठीक है, अगर इससे ज्यादा आप ऐड करने जाओगे तो वो नीचे जमने लगेगा. It will start depositing on the floor of the flask. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो जैसे ऐसा है, एक ग्लास लिया है आपने, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, खोल दिया. 2 चम्मच शक्कर नहीं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट. 1 चम्मच सॉल्ट डाला, खोल दिया. 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला. क्या आपको लगता है आप बहुत सारा डाल सकते हैं? नहीं ना, एक टाइम आएगा जब वो और नहीं घोल सकता, जब उसका स्पेस खत्म हो चुका है. तब जब आप घोलने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, नीचे जमने लगेगा. इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द बॉटम ऑफ द ग्लास और द फ्लास्क दैट यू आर यूजिंग. ठीक है, तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड ब्राइन. मतलब 25% इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और बाकी का 75% क्या है, वाटर है. दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन. When 1/5 of the solution is evaporated, the dissolved salt gets crystallized and the salt gets separated from the solution. तो हम इसी तरह से भाई साहब हम क्या करते हैं, जैसे समुद्र में कैसा होता है, देखो हमने खाड़ी एरिया देखा रहेगा, है ना. तो अपन करते क्या है, जैसे समुद्र का पानी है, ये आता है भाई साहब, आपको मालूम है कि हाई टाइड और लो टाइड होता है. तो हाई टाइड में पानी अंदर तक आता है. जब ये पानी अंदर तक आता है तो हम ऐसे पैंस क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, ये ऐसे पैंस क्रिएट कर देते हैं. तो अभी अभी पानी आया, इसमें भाई साहब रह गया, अभी ये वापस जाते समय पानी इसमें रह जाएगा, ये वापस नहीं जा पाएगा. ये जो पानी इनमें रह गया है, ये इवेपोरेट होगा. इवेपोरेट होगा तो नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट. फिर से पानी आया, फिर से सॉल्ट, फिर से पानी आया, फिर से सॉल्ट. ऐसा करते करते सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, और वही सॉल्ट हम बेसिकली रिफाइन करके हम यूज करते हैं. दिस इज हाउ वी ऑब्टेन सॉल्ट. ठीक है, हम भाई साहब जो सॉल्ट जो पानी आ रहा है वो ऐसे आया, ये गड्ढे में जमा हो गया, अभी वापस जाते समय थोड़ा बहुत पानी गया, लेकिन ये वाला पानी तो नहीं जा पा रहा है, ये वाला पानी तो यहीं रह गया. ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा. तो इस तरह से सॉल्ट कंटेंट को हम बढ़ाते रहेंगे. 25 when 1/5 of the solution is evaporated, तो अगर आपने भाई साहब 1/5 सोल्यूशन को इवेपोरेट कर दिया, ठीक है, तो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे. ये जो आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, आपको जो नमक के दाने मिलते हैं, दे आर बेसिकली क्रिस्टल्स. ये क्रिस्टल्स कहां से आए हैं भाई साहब, दे आर कमिंग, ठीक है, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन. ऐसे हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, ये जो समुद्र का पानी है उसमें से हमने ये सॉल्ट के क्रिस्टल सेपरेट कर लिए हैं. दैट इज हाउ वी यूज आवर कॉमन सॉल्ट. क्या ये समझ में आ रहा है? आपने सबने खाड़ी देखा है कि नहीं, मतलब जहां पे नमक बनता है, ट्रेन से जाओगे तो दिखेगा, वाशी के आगे थोड़ा सा जाओगे तो दिखेगा. अगर आप मीरा रोड वगैरह के उधर जाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे नमक बनता है. यहाँ पे भी अगर वाशी के आगे थोड़ा सा जाओगे तो आपको सॉल्ट पैंट दिखेंगे, ऐसे तो नमक दिखेगा आपको. ठीक है, ऐसा सफेद नमक के पहाड़ दिखेंगे, वो वैसे ही हुए हैं. ठीक है, वो पानी इकट्ठा करते 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 करते, दैट्स द रीजन दे डू इट. उसके बाद इसकी रिफाइनमेंट होती है, उसके बाद इसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे इसका प्रॉपर रिफाइनिंग होता है, उसके बाद इसको पैक करके आपको दिया जाता है. ठीक है, so this is how salt is manufactured. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है भाई साहब, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड. ये कलरलेस है. आप बोलेंगे व्हाइट दिख रहा है, नहीं, व्हाइट उसका कलर नहीं है. वो आपको लग रहा है कि वो व्हाइट है, बट इट इज एक्चुअली नॉट व्हाइट. ठीक है, इट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड. क्रिस्टलाइन मतलब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है. ठीक है, इट बेसिकली कंबाइंस विद वाटर. क्रिस्टलाइन मतलब कंबाइंस विथ वाटर. ठीक है, देखो ऐसा होता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और इसमें वैसा वैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं. आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं. तो दिस इज हाउ क्रिस्टल विल लुक लाइक. कलरलेस है, नॉट व्हाइट. ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अगर आपसे किसी ने कलर पूछ लिया तो आप कलरलेस बोलेंगे, नॉट व्हाइट. आपको वो सब एक साथ है इसलिए व्हाइट लग रहा है, एक्चुअली में व्हाइट नहीं है. ठीक है, वो लाइट के रिफ्रैक्शन वगैरह से दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट व्हाइट. ठीक है, ओके. आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये है सोडियम क्लोराइड, तो ये आयंस फॉर्म करेगा. कौन से आयंस, Na+ एंड Cl-. Na+ एंड Cl-. इट फॉर्म्स आयंस. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें भाई साहब कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉल्टी टू टेस्ट. ठीक है, डिजोल्व्स इन वाटर. ये सारे तमाम, देखो ये वाटर में डिजोल्विंग है तो आप देखते ही हैं. सॉल्टी टेस्ट है ये तो आप बता ही सकते हैं. न्यूट्रल सॉल्ट है. क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है, एनीवन? न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, अभी बताया था. न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. When a strong acid and a strong base react together, they will form a neutral salt. That's how the neutral salt of sodium chloride is formed. ठीक है,
कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं है, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन। यूजेस क्या क्या है भाई साहब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स? अभी जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे भाई साहब ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से बनता है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे किसमें यूज होता है? फॉर मेकिंग सोप्स, सोप्स बनते हैं इससे। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका अगर आप नाम देखेंगे तो ये भी है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका बेकिंग सोडा है, दिस इज नथिंग बट बेकिंग सोडा यूज टू मेक केक्स एंड ऑल, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके ओके ओके। फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, इससे भाई साहब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन। तो आपका समझ लो ये सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर के साथ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर के साथ लिया, आपने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस किया है, मतलब क्या किया है? इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया। देखो जैसे ऐसा है आपका, ठीक है, ये आपका ब्राइन सोल्यूशन है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं मतलब यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव प्लेट है और आपका एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, दिस इज नोन एज द कैथोड, और इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द एनोड, ठीक है। तो आप जैसे ही करंट पास करेंगे आप देखेंगे कि इसमें से भी करंट पास करेगा, मतलब ये जो है गुड कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी आयन है, ठीक है। आयंस के मूवमेंट होंगे, यहाँ पे अंदर ही अंदर तार नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रही है? बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है भाई साहब? ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई इट डज बिहेव एज एन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Why does it conduct electricity? It conducts electricity. क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? Because of presence of ions. Presence of ions. इसमें भाई साहब ions present है, ठीक है। It conducts electricity because of the presence of ions. Are we clear? ठीक है। आपने देखा ना भाई साहब कि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है? सोडियम प्लस क्लोरीन आयंस देगा, ठीक है। ओके, तो अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस कहां पे आएगा? कैथोड पे। और क्लोरीन गैस कहां पे आएगा भाई साहब? एनोड पे, ठीक है। ये गैसेस रिलीज होंगी। बेसिक कंपाउंड, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो क्लोरीन गैस है ये काफी चीजों में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन गैस कहां से लाते हैं? ये जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुआ है, देखो क्लोरीन गैस कहां पे रिलीज हो रहा है? एनोड पे। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होता है, और ये क्लोरीन गैस काफी सारे यूजेस में आता है। बेसिक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड इन द सेल। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। तो एक तो हो गया भाई साहब आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, और दूसरा हो गया कि सोडियम क्लोराइड को आपने फ्यूज कर दिया, मतलब मेल्ट कर दिया, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूज मतलब मेल्टेड सोडियम क्लोराइड है। वही सेम चीज होगी, NaCl गेट्स फ्यूज। फ्यूज मतलब आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जिसके वजह से ये पूरा सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो गया। When heated to a high temperature above 800 degree centigrade, when fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal is produced at the cathode, ठीक है। तो सोडियम मेटल आपका प्रोड्यूस होता है कैथोड में। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके तमाम चीजों में यूज होता है। आप बेक्स वगैरह, केक्स वगैरह जो बनाते हैं तो बेकिंग करते हैं तो उसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। कॉमन नेम इसका क्या है? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? NaSCO3, ठीक है। एक्चुअली NaSCO3 कैसे बना है? ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका HCO3, इसका वैलेंसी है 1, इसका वैलेंसी है 1, तो दैट्स हाउ इट इज फॉर्मिंग NaHCO3, जिसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे। दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बेकिंग, इसका बहुत ज्यादा यूज है बेकिंग में, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसका क्या है? अ व्हाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर है ये,
नॉन क्रिस्टलाइन है, पाउडर की तरह है, आपने देखा रहेगा भाई साहब इसको। इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। तो मॉइस्ट रेड लिटमस को ये क्या बना रहा है, ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कौन बनाता है, बेस या एसिड, तो ये रेड को ब्लू बना रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ बेस, ये आपका एक बेस है, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड बनाता है, ये रेड को ब्लू बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ बेस। तो ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, दिस इज प्राइमरीली अ बेस बिकॉज इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। Basic in nature, uses of sodium bicarbonate to prepare light and spongy breads, cakes and doklas। ठीक है, ये आपके light and spongy breads, cakes, doklas इससे बनते हैं। To reduce acidity in the stomach, स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपका भाई साहब एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में ये CO2 लगता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ब्रेड बनाने के लिए काम में लाते हैं, केक्स बनाने के लिए काम में लाते हैं, ढोकलास बनाने के लिए। टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, बहुत ही बार हम अगर हमारा बहुत सारा एसिडिटी हो गया है तो अगर घर में सोडियम बाइकार्बोनेट है वी कैन यूज इट। क्यों 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 ये यूज करेंगे भाई साहब, क्या वाई, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्यों यूज करेंगे, अगर एसिडिटी हुई है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्यों यूज करेंगे, हेलो बताइए। बेस है तो, अरे भाई साहब एसिडिटी जो होती है आपके आपके अंदर जो एसिडिटी होती है वो HCl की वजह से होती है, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अपन ने यूज किया, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, आपका बेस है, और ये आपका एसिड, ठीक है। एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब तक आपको एसिडिटी रहेगी तब तक आपको जलन होती रहेगी भाई साहब। ये अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर दिया तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एसिडिटी को रिड्यूस कर देगा, क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। अगर अपन देखेंगे भाई साहब यहाँ पे आपका NaHCO3 है प्लस HCl है, तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, दिस विल बी फॉर्मिंग सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस ये हो गया आपका H2O प्लस ये हो गया आपका CO2, ठीक है। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, टू मेक एक्टिव सब्सटेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, एक्टिव सब्सटेंस बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। टू क्लीन एन ओवन, ओवन को क्लीन करने के लिए भी ये बनता है, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे हम किसी ओवन को या किसी ऐसी चीज को क्लीन कर रहे हैं जहां पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लग जाता है, ठीक है। इट कैन एक्चुअली बी बेनिफिशियल।
ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पे टू प्रिपेयर लाइट एंड स्पॉन्जी ब्रेड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बेकिंग का कोई भी काम हो, जैसे केक बना रहे हैं आप घर पे, के ढोकला बना रहे हैं, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है भाई साहब, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन हीट करते हैं ना, ठीक है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें भी आपने मिलाया रहेगा Na2CO3 है, ठीक है, सॉरी NaHCO3 है, इसको जैसे ही आप हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको एक्सपैंड कर देगा। आपको जो ब्रेड में इतने बड़े बड़े होल्स दिखते हैं, या बन में या केक्स में जो इतने बड़े बड़े होल्स दिखते हैं, वो क्या है, वो फुला दिया है उसको, आटे को आपका फूल गया है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो इंक्रीजेस द साइज, इट इंक्रीजेस द साइज, ठीक है। टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, कभी कभी आपका भाई साहब जब आप एसिडिटी हो जाता है, तो जनरली हम मेडिसिन लेते हैं, ये घरेलू मेडिसिन है, अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है और आपको मालूम हुआ है कि एसिडिटी है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में डालकर पी लीजिए, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। आपके बहुत सारे जितने भी नाश्ते के कॉर्नर्स हैं, स्पेशली जो स्टेशन में आपके स्टॉल्स होते हैं, वहां पे सोडा मिलता है, सोडा वाटर, ठीक है, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एसिडिटी हुई है, तो सोडा वाटर पीते हैं वो लोग, ठीक है। सोडा वाटर जिसको बोलते हैं वो कुछ नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो जोर से भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो होता क्या है, आपका यहाँ पे HCl, देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है ऐसा, ठीक है, इसमें ऐसा एक एसिड रहता है HCl, और इधर रहता है आपका NaHCO3, ये आपका NaHCO3 है, और ये आपका भाई साहब HCl इसमें रहता है, ठीक है। जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करते हैं, ये उलट जाता है, ये उलट जाता है और दोनों का रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, NaHCO3 प्लस HCl, इसका रिएक्शन होगा तो आपका प्रोड्यूस होगा क्या भाई साहब, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, बहुत बड़े पैमाने पे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, इट विल एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। तो जैसे आप नॉब को क्लोज करेंगे, जैसे आप नॉब को क्लोज करेंगे, ये उलट जाएगा भाई साहब, ये उलट जाएगा और इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। टू क्लीन एन ओवन, एक ओवन को क्लीन करने में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज बेसिकली यूज। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपके सबके बिल्डिंग में स्पेशली बरसात में अगर आप देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर छिड़काया जाता है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर क्यों छिड़काया जाता है भाई साहब, क्योंकि इससे बहुत जोर से मॉस आता है, तो मॉस में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, मॉस मर जाता है, हाँ, कम हो जाता है, क्यों, जब आप ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं बहुत जोर का स्मेल आता है, ये स्मेल उन लोग के बर्दाश्त के बाहर होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आपके मॉइस्चर से काफी सारे डिजीजेस फैलते हैं, काफी सारे बैक्टीरियाज फैलते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इससे बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप COCl2 इसको जब आप छिड़कते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में, व्हेन यू बेसिकली, ये आपका CaOCl2 बरसात में 2-3 बार छिड़कना ही पड़ता है इसको, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, CaO प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस लिमिट होती है, और क्लोरीन गैस का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, कुछ लोगों को उल्टियां हो जाती हैं भाई साहब, है ना, आपके स्कूल वगैरह में जब छिड़कते हैं तो कुछ लोगों को भाई साहब उल्टियां, इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप अगर स्विमिंग पूल में भी गए रहे होंगे तो स्विमिंग पूल में भी ये स्मेल आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भाई साहब स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग कुकर्म कर देते हैं, ठीक है, तो अभी पता भी नहीं चलता इतना बड़ा पानी, हाँ करते ही है, ठीक है, कुछ लोग भाई साहब अब वो तो पानी में घुल गया है, ठीक है, और वो इन्फेक्शियस है भाई साहब, है ना, तो उसको तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए क्लोरीन गैस जो है उसको मार देता है, वो जो बैक्टीरिया गुले हैं तो उसको मार देता है ये, तो क्लोरीन गैस का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, और ब्लीचिंग पाउडर को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। इनफैक्ट आपके घर में जो पानी आता है उसमें भी थोड़ा बहुत क्लोरीन मिला हुआ है, हालांकि क्लोरीन पॉइजनस है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोरीन मिली हुई होती है, अदरवाइज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मरेंगे और आपके लिए बहुत सारे डिजीजेस का कारण बन सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लोरीन मिला होता है। केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विथ स्लेक्ट लाइम, ये आपका स्लेक्ट लाइम है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम प्लस क्लोरीन गैस, ये बनाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद स्लेक लाइम, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनता है, कैसे बनता है बेटा? चूना लगाते हो कि नहीं, है ना? मस्त चूना लगा रहे हो, मम्मी पापा सबको, है ना, उनका पैसों का सब बर्बादी कर रहे हो। तो ये चूना होता है, उसको अगर आप पानी में घोलेंगे, ठीक है, चूना देखा होगा आपने सबने, ठीक है, लगाते भी हो। तो वो चूने को जब आप पानी में घोलते हो, जैसे ये व्हाइट वॉशिंग होती है, ये बेसिकली क्या है, पेंट जब होता है तो पेंटर क्या करता है, चूने को ही पानी में घोलता है और उसमें फिर एक कलर जो भी आपको चाहिए वो मिक्स कर देता है। तो ये जो चूने का पानी होता है, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, इट फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ठीक है। ये आपका बनाएगा भाई साहब ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ठीक है। ओके ओके ओके, ब्लीचिंग एक्शन भाई साहब क्या है? ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो इसका भाई साहब स्लो डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एज अ रिजल्ट क्लोरीन गैस इज रिलीज। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये आपका ये स्लो है। अभी देखो इसको, अभी आप जब बिल्डिंग में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं, करीबन 2-3 दिन तक स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि ये स्लो एक्शन है। ये आपने ब्लीचिंग पाउडर छोड़ दिया, अभी ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस एज अ गैस इवॉल्व होगी। और ये स्लो क्यों होगा रिएक्शन? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है, 1-2% के हिसाब से, 1% में ही आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसीलिए जो एक्शन होगा वो भी बड़ा स्लो होगा। इसके लिए आपका, आपने अगर बिल्डिंग में एक बार ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे किया तो उसका 3-4 दिन तक उसका असर रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों रहेगा? because it is influenced by the carbon dioxide of the atmosphere very slowly, and when it is influenced it releases chlorine gas, ठीक है। ये भाई साहब क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। क्लोरीन गैस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एक्शन। तो क्लोरीन गैस का बड़ा भाई साहब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट है मतलब जिसमें भी जाएगा बैक्टीरिया जर्म्स को मार देगा, लेकिन हमको भी मार सकता है अगर हमने क्लोरीन गैस कंजम्पशन कर लिया, ठीक है। तो हम बहुत कम मात्रा में इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग मतलब साफ कर देता है वो पूरा, ठीक है, वो पूरा पूरा साफ कर देता है। ब्लीचिंग एक्शन मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी डार्क क्लॉथ पे अगर आपने क्लोरीन ड्रॉप कर दिया तो वो साफ कर देगा, कलर को भी साफ कर देगा पूरा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। कभी कभी आप देखो, बहुत पुराने जो डस्टर्स हैं जिससे आप साफ सफाई करते हैं, उनको आप क्लोरीन में डाल देंगे, पूरा साफ होकर निकल आएगा, क्योंकि उसने पूरा साफ कर देगा, ठीक है, सारा कलर वगैरह साफ साफ कर देगा। क्लोरीन इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट। तो ये बहुत इनकन्वीनियंट होता है हैंडल करने में, इंस्टेड सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। तो इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो गैसियस स्टेट में है। अगर हम गैस स्प्रे करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। अगर आपके बिल्डिंग में आपको डिसइंफेक्टेंट फैलाना है, तो आप अगर क्लोरीन ऐसे स्प्रे करेंगे तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसीलिए आप ये ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसका बहुत धीरे एक्शन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ, जिससे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। आप चाहते हैं कि वो 3-4 दिन तक रहे ताकि सारे जर्म्स मर जाएं, ठीक है, दिस इज द पर्पस। तो इंस्टेड सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। तो क्लोरीन एज अ गैस इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में अगर घुल मिल जाएगा तो उसका क्या ही प्रभाव होगा, ठीक है। जब तक वो गैस और उसका गैस का स्मेल बना रहेगा तब तक जर्म्स नहीं आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, येलोइश व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, possesses a strong odor of chlorine gas। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको ये मिल जाएगा। क्लोरीन गैस का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। reacts rapidly with dilute acids like sulfuric acid and hydrochloric acid। तो ये कैल्शियम क्लोराइड है प्लस H2SO4, ये क्या बना रहा है, CaSO4 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है।
रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन। ठीक है, तो बड़े स्लोली ये रिएक्ट करेगा। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन द स्विमिंग पूल। तो ये भाई साहब किसके लिए यूज होता है? ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंड स्विमिंग पूल के वाटर को। फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड गार्बेज साइड्स, जितने भी रोड साइड और गार्बेज साइड है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा, अभी आता है आपका वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3 into H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है भाई साहब? आपका वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है सोडियम का। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेडी टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। देखो इसका मतलब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो ये सोडियम कार्बोनेट है, लेट्स से ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इसको अपन बोलेंगे Na2CO3 into H2O। दैट इज हाउ वी राइट। अगर इसके साथ तीन रहेंगे तो ऐसा वैसा, एक H2O, एक H2O और ये एक और H2O, इसको अपन क्या बोलेंगे? Na2CO3 into 3H2O। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। द सोडियम कार्बोनेट इज अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम। ये पानी में घुल मिल जाता है। ठीक है, इट्स अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम, मतलब ये पानी में घुल जाता है। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट लूजेस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेडीली टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर। मतलब ये Na2CO3 into H2O जो है, उसको थोड़ा सा भी हीट मिल गया, धूप भी मिल गया, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3 में। क्या ये समझ में आ रहा है? ये Na2CO3 into H2O ये वाटर के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, थोड़ा सा भी इसको हीट मिला तो ये वाटर वेपर उड़ जाएगा और बचेगा क्या? आपका Na2CO3। आर बी क्लियर? ठीक है, रेडीली टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। दिस पाउडर इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। अगर आप देखोगे क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट है और ये व्हाइट पाउडर हो गया जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। तो आपका देखो ये क्रिस्टलाइन मतलब आपका Na2CO3 into 10H2 है। इसका मतलब क्या है? देखो Na2CO3 यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहेगा और उसको घेरे हुए 10 मॉलिक्यूल रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे आपके H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है जिसको घेर कर आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके भाई साहब? वाटर के। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट है ये भाई साहब। ठीक है, और इसको अगर आपने भाई साहब थोड़ा सा हीट किया तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 into H2O। Na2CO3 into H2O बन जाएगा ये। ठीक है, बाकी सब उड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल अप? ठीक है, दिस पाउडर इज नोन एज वॉशिंग सोडा। इसी पाउडर को अपन क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। ठीक है, अभी सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये सॉफ्टनिंग मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर मतलब सख्त पानी है ऐसा नहीं। ठीक है, हार्ड वाटर मतलब होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, वो उसको अगर आप वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज करेंगे तो वो ज्यादा आपको वॉश करके नहीं देगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज खारा पानी जिसको अपन बोलते हैं, जिसको आप वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाए। आप जनरली वाटर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वॉशिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन अगर आप खारे पानी को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपके कौन कौन से सल्फाइड क्लोराइड्स मतलब क्या क्या होता है हार्ड वाटर? तो वाटर में अगर क्या क्या प्रेजेंट हो भाई साहब, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब चीजें अगर भाई साहब प्रेजेंट हो, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, इससे भाई साहब हार्डनेस ऑफ वाटर आता है। ये आपका बनाता है भाई साहब हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर में अगर ये सब रहेंगे तो इससे वाटर भाई साहब क्या हो जाएगा? इट विल क्रिएट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर है? आर बी क्लियर? सो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, और ये होंगे ही क्योंकि भाई साहब ग्राउंड में ये प्रेजेंट होते हैं। वाटर जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां से ये सब प्रोड्यूस होंगी। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, दे विल प्रोड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कल आपका ट्रिग्नोमेट्री पे टेस्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे?
ठीक है। सो ये आपके जो प्रेजेंस, ये सारी चीजें आपको क्या करती है, वाटर को हार्ड बनाती है। ये हार्डनेस ऑफ वॉशिंग सोडा, अभी ये हार्डनेस मतलब क्या होता है, जब वाटर हार्ड हो जाता है उसकी सल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस, सल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो वाटर की जो क्लीनली की प्रॉपर्टी होती है, क्लीनली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाती है। वाटर कैन नॉट बी यूज एज ए क्लींजर। समझ में आ रहा है ये? जितना ये सॉल्ट्स डिसॉल्व होंगे वाटर में, वाटर की सल्यूबिलिटी उतनी कम होती जाएगी और उसकी क्लींजिंग जो प्रॉपर्टी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं टू सॉफ्टन सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा ऐड होता है NO2CO3 इन, तो आपका ये जो वॉशिंग सोडा है इसको ऐड करके इसको सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स। जैसे मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी आपने देखा जैसे क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होते हैं, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये वॉशिंग सोडा है। इससे क्या बन गया भाई साहब, आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अभी ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, ये भाई साहब वाटर सोल्यूबल है। सोडियम क्लोराइड तो आपका वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर के साथ निकल जाएगा। और ये वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो वाटर से सेपरेट हो जाए। ठीक है, मतलब समझो, अगर समझ लो कोई कपड़ा है, अब इस कपड़े पे आप पानी डाल रहे हो लेकिन कपड़ा क्लीन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं क्लीन हो पा रहा है? क्योंकि इस पानी में ऑलरेडी ये बड़े पैमाने पे मौजूद है। तो अगर उस पानी में ऑलरेडी ये मौजूद है और ज्यादा क्लींजिंग की जगह नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट उस पानी में डालते हो, मतलब वॉशिंग सोडा, तो वो क्या बनाएगा, ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, मतलब अभी ये पानी से बिछड़ जाएगा, तो अभी पानी की डिजोल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा causes the formation of corresponding insoluble carbonate salts। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, अ व्हाइटिश एंड ओडरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर। ये आपका व्हाइटिश और ओडरलेस पाउडर है रूम टेम्परेचर। इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये भाई साहब मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, बेसिक इन नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को ये अब्सॉर्ब करता है, ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है। तुम भाई साहब अगर एक साबुन को ऐसे छोड़ दोगे, डब्बे को क्लोज नहीं करोगे, तो आप देखोगे साबुन गीला हो गया है अपने आप ही, उसमें तुमने पानी नहीं डाला है, लेकिन वो मॉइस्ट रहेगा क्योंकि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर को अब्सॉर्ब करती है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड नमक, ये पानी को अब्सॉर्ब करता है। ऐसे ही आपका सोडियम कार्बोनेट भी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ऑब्वियसली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ये वॉशिंग क्लोथ्स के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे वाटर को ये क्या बनाता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। वाटर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किससे होती है, बाय डिसॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, इससे वाटर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और जब हम इसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं तो उसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, इन सब चीजों में भाई साहब ये सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ब्लू विट्रॉल, ये होता है कॉपर, ठीक है, ये आपका एप्सम सॉल्ट है, और इसका एलम, एलम मतलब फिटकरी जिसको बोलते हैं, आपने देखा रहेगा। ठीक है, ओके। द डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, जैसे आपका एलम है, एलम बेसिकली फिटकरी है, आप ने देखा रहेगा ऐसा ट्रांसपेरेंट सा चीज होता है, इसको हम एंटीसेप्टिक के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और उसके साथ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, पोटेशियम सल्फेट, ये आपका पोटेशियम सल्फेट, ये है भाई साहब आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसके साथ भाई साहब 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, द डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एलम होता है आपका पोटैश एलम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, बोरैक्स है भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली बोरैक्स, Na2B4O7 into 10H2O। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट है ये। ठीक है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बेरियम क्लोराइड है, ठीक है,
सोडियम सल्फेट जिसको अपन ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, इन सब में अगर आप देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, इसलिए अपन इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसमें 10 मॉलिक्यूल है, इसमें 7 मॉलिक्यूल, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 10 मॉलिक्यूल है। सोडियम सल्फेट, ब्लू विट्रॉल विच इज कॉपर सल्फेट, इट हैज गॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके यूजेस क्या है भाई साहब? एलम जैसे यूज इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। अगर आप वाटर को प्योर करना चाहते हैं, आप घरेलू नुस्खे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे घड़ों में या जहां पे आप पानी को स्टोर करते हैं वहां पे आप फिटकरी डाल के रखते हैं। ये फिटकरी डालने से होता क्या है, वो पानी प्योर हो जाता है, ठीक है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। घरेलू नुस्खे हैं ये। ब्लू विट्रॉल इज यूज इन द ब्लड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग एनीमिया। एनीमिया डिजीज होती है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। एंड इन बोर्डॉक्स मिक्सचर विच इज यूज एज अ फंगिसाइड, ठीक है। सोप्स में prepared by boiling oil or animal fat with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide। तो ऑयल या एनिमल फैट को जब आप बॉयल करते हैं किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका भाई साहब है बॉयल ऑयल और एनिमल फैट विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑयल और एनिमल फैट को, ऑयल या एनिमल फैट को आपने इसके साथ क्या किया है, बॉयल किया है, तो आपके सोप्स बनते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी बॉयल oil or animal fat with aqueous solution of sodium and potassium hydroxide, we get soaps, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम salts of carboxylic acids are known as soaps, ठीक है। when soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed। तो इसमें किस टाइप के सॉल्ट्स हो जाते हैं वैसे? when soap को आपने हार्ड वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है, when soap is mixed with hard water, तो यहाँ पे अगर आपने इसके साथ हार्ड वाटर को मिक्स किया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स आर फॉर्म। यहाँ पे कैल्शियम के और मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनते हैं फैटी एसिड्स के, ठीक है। These being water insoluble form precipitate and hence soap does not form lather when used in hard water। इसीलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना बहुत जरूरी है और इसको बनाते हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है, इसको बनाते हैं डिटर्जेंट्स। डिफरेंस बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप, तो आपके क्या क्या है भाई साहब? बाथिंग सोप में क्या है? हाई ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। वॉशिंग सोप में हाई ग्रेड फैट्स एंड यूज एज रॉ मटेरियल। तो ये आपका सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। इट हैज ईदर लेस और जीरो कॉस्टिक सोडा टू अवॉइड स्किन इरिटेशन। आपका बाथिंग सोप है तो इसमें आप अगर जो जिन मतलब जिन साबुन से आप कपड़े धोते हो उसी साबुन से अगर अपने आप को धोने लगे तो आपका स्किन इरिटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? उसमें कॉस्टिक सोडा ज्यादा होता है, ठीक है। वो जो आपके वॉशिंग सोप्स होते हैं उसमें कॉस्टिक सोडा ज्यादा होता है, उससे स्किन इरिटेशन होता है। इन इट विच हेल्प्स इन रिमूविंग द डर्ट एट हायर पीएच, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म लैदर विथ हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर के साथ लैदर नहीं बनाता है। इट कैन फॉर्म लैदर विथ हार्ड वाटर, ठीक है। एक्सपेंसिव परफ्यूम्स आर यूज। इसमें भाई साहब ऑब्वियसली अगर आप एक कपड़े धोने वाले साबुन का परफ्यूम देखेंगे या सुगंध देखेंगे और आपके खुद के टॉयलेट सोप का सुगंध देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसमें एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज होते हैं, यहाँ पे चीपर परफ्यूम्स यूज होते हैं, ठीक है। ये लिख लिया सबने भाई साहब, डिफरेंसेस बिटवीन बाथिंग सोप एंड, जल्दी 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 फटाफट।
हो गया, डन डन डन। ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू chlorine gas. Okay. The number of molecules of water of crystallization in alum is 24. K2SO4 अभी आपने देखा भाई साहब, ठीक है, इसमें 24 molecules of water of crystallization है. Okay. Complete the analogy. Baking soda is sodium hydrogen carbonate. तो bleaching powder is CaOCl2 है ना. Calcium oxychloride. So this will be calcium oxychloride, CaOCl2. Okay. Radioactive substances क्या होती हैं भाई साहब, ठीक है. The spontaneous emission of invisible, highly penetrating and highly energy radiation by elements having high atomic number such as uranium, thorium, radium, etc. is called as radioactivity. तो इनकी भाई साहब पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है और एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे एमिशंस जो होते हैं उससे आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। The spontaneous emission of invisible, highly penetrating and high energy radiation by elements having high atomic number। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखो। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता ही रहेगा, ठीक है। समझ लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे भाई साहब एमिशन होते ही रहेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रखा हुआ है लेकिन उसमें से स्पॉन्टेनियसली ये एमिशन होते रहेंगे। So if there is a radioactive substance, you will find that there are spontaneous emissions continuously happening. Invisible, highly penetrating, ये भाई साहब पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये बड़े बड़े दीवार को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो एमिशन है वो इस दीवार को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन, इनके एनर्जी बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके आजू बाजू भी आते हैं तो हमको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, हमारे सेल्स बर्न आउट हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है। एक बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिजास्टर्स हुए। एक रेडियो एक्टिव डिजास्टर हुआ था शर्नोबिल में, रशिया में। आज तक उस जगह पे कोई नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट ये पूरा नवी मुंबई की तरह एरिया था और उसका वहां पे रेडियो एक्टिव प्लांट था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ और पूरा भाई साहब जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो बिखर गए। तो बिल्कुल भी मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको सुन लो ना यार। वो तो बाद में भी नोट हुआ हो जाएगा, वो नोट डाउन होगा भी क्या होगा, 3-4 मार्क्स से ज्यादा आएंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे शर्नोबिल में एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव डिजास्टर हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बहुत सारी चीजें बनती थी। यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ रातों रात और ये पूरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बिखर गए। अभी अप्रोक्सीमेटली उस घटना को 30 से 40 साल हो गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने किसी को वहां पे अलाउ नहीं किया है, ना घर बनाने को, ना फैक्ट्री बनाने को, ना कोई धंधा करने को, ना रहने को, ठीक है। क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से अभी भी एमिशन हो रहे हैं। अगर वहां पे जाते भी हैं तो साइंटिस्ट लोग जाते हैं, वो भी वैसा वो सूट्स पहनकर जाते हैं जिसमें पेनिट्रेशन ना हो पाए, बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू लाइफ। रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत काम की चीज है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गई तो उतनी दहशत मचाएगी, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिविटी को हमने सही से यूज किया, जैसे अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि भाई साहब इतने लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ओमान में इतने लोग रहते हैं, दुबई में इतने लोग रहते हैं भाई साहब, मस्कट में इतने लोग रहते हैं, वहां पे तो भाई साहब रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये जो समुद्र का पानी है उसको प्यूरिफाई किया जाता है और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से किया जाता है, हाई एनर्जी, ठीक है। ओके, तो हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, ये यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये हाई एनर्जी एटम्स हैं और इससे रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। दिस इज हाउ रेडियो एक्टिविटी हैपेंस। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? A substance having the property of radioactivity is called a radioactive substance। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे स्पॉन्टेनियस एमिशंस हो और ये एमिशंस हाई एनर्जी वाले हो, उसको अपन बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी।
ठीक है, ओके। एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले। ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली 30 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं फॉर एनर्जी वो है यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम आर वेरी हाई एनर्जी एमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड वेरी वाइडली यूज्ड एज वेल। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है भाई साहब। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, आपके तीन टाइप के एमिशंस होते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अल्फा रेज को अपन ऐसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे और गामा को ऐसे। ठीक है, अल्फा रेज और बीटा रेज चार्ज होते हैं, इनमें चार्ज होता है। गामा रेज आर न्यूट्रल, ये भाई साहब आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली न्यूट्रल। ओके, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, आपका देखो बीटा रेस, जैसे मैंने बोला आपको, बीटा रेस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अल्फा रेस आर पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और गामा रेस न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेंगे। तो व्हेन यू आर मेकिंग द radioactive substance or the radioactive emissions pass through an electric field, you will see that alpha rays will move towards the negative plate. इसका मतलब क्या हो गया, alpha rays are positively charged. ठीक है, beta rays will move towards the positive plate, which means that beta rays are negatively charged. और gamma rays which are neutral will neither move towards the positive neither towards the negative plate. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, Rutherford and Williard studied the radiation emitted by radioactive substances. When the emitted rays are allowed to pass through two oppositely charged plates, oppositely charged मतलब plus or minus, they get separated. Alpha rays deviate slightly towards the negatively charged plate. तो alpha rays अगर आपके किधर जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। इसी तरह से बीटा रेज डेविएट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली, deviate substantially towards the positively charged plate, it means that beta rays are negative rays and gamma rays do not deviate at all. तो आपके रेडियोएक्टिव एमिशंस के तीनों चीजें, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा इज नेगेटिवली चार्ज एंड गामा इज न्यूट्रल। ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, नेचर, आपका अल्फा रेज भाई साहब क्या है, करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब ये आपका हीलियम पार्टिकल्स है। हीलियम बेसिकली एक एटम है, तो हीलियम का जो एटम है वो हीलियम ऐसा है वैसा, इसमें 4 और ये 2 है। ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा He2+। ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम व्हेन इट लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम on losing its 2 electrons becomes an alpha particle. Helium on losing its 2 electron becomes an alpha particle. तो इसका भाई साहब करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, करंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब बीटा पार्टिकल्स। ओके, मास इसका इतना है 4, इसका इतना है, इसका नो मास। गामा रेस का कोई मास नहीं है। चार्ज अल्फा का है +2, बीटा का है -1 और गामा भाई साहब आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसको आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, एक्चुअली सबको रिमेंबर करना है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा रेस का चार्ज कितना हो गया, +2, बीटा रेस का -1 और गामा रेस का देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल। वेलोसिटी 1/5 to 1/20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका 1/5 या 1/28 टाइम, 1/5 to 9/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और गामा रेस का सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, गामा रेस की। इसका 1/5 या 1/20 हिस्सा है, इसका 1/5 या 9/10 हिस्सा है, लेकिन इसका भाई साहब सेम है। तो गामा रेज ट्रेवल विद द हाईएस्ट वेलोसिटी। ठीक है, दे हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी। पेनिट्रेटिंग पावर, जिसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी उतना ज्यादा होगा। तो गामा का बीटा से ज्यादा, बीटा का अल्फा से ज्यादा। ठीक है, आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर क्या होता है, जब ये जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अल्फा रेस का आयनाइजिंग पावर इज ग्रेटर देन बीटा रेस एंड बीटा रेस का गामा से ज्यादा, क्योंकि गामा का कोई आयनाइजिंग पावर है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है अपने आप में। ठीक है, बीटा और अल्फा के चार्ज पार्टिकल्स है, जब वो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे तो वो आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आयनाइजिंग पावर अल्फा का सबसे ज्यादा
उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब ऐसे जैसे ही वो स्ट्राइक करते हैं ऐसे तारे की तरह चमकते हैं वो, ठीक है। तो अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का गामा से ज्यादा होगा। Okay, natural and artificial radioactive elements. Elements which are found to emit radiations naturally and spontaneously without any external effect are called as naturally radioactive elements. ठीक है, तो ये नेचुरल है, नेचर में ही मिलते हैं। ये यूरेनियम आपको नेचर में ही मिल जाएगा, थोरियम आपको नेचर में ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट produced in the nuclear fusion process brought about in the lab by bombardment of alpha particles is called artificial radioactive elements. कभी कभी हम भाई साहब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पे, तो ये आपका कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और इस पे आपने भाई साहब कोई बॉम्बार्डिंग की है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किया है आपने, न्यूट्रॉन्स को, तो आपको यहाँ पे एमिशन होना चालू हो जाएंगे। इसको अपन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी बोलेंगे। जहां पे किसी एलिमेंट पे आपको न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए हैं और उसकी रेडियोएक्टिविटी चालू होती है, उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। और जहां पे नेचुरली रेडियोएक्टिविटी होती है, एमिशंस हो रहे हैं, मतलब समझ लो कोई सब्सटेंस है, उसमें से एमिशंस हो रहे हैं अपने आप, उसमें आपने कुछ बॉम्बार्डिंग नहीं की है, उसको किसी पार्टिकल से स्ट्राइक नहीं कराया है, वो अपने आप ही एमिशन कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे नेचुरली रेडियोएक्टिव। और अगर कोई सब्सटेंस है उस पर अपन भाई साहब स्ट्राइक करा रहे हैं, कोई न्यूट्रॉन्स, कोई बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं, और उसके बाद अगर एमिशन हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो हम ज्यादा करके रेडियो एक्टिव के बारे में यही सोचते हैं जिससे एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं। तू बिल्कुल भी नहीं लिखता है, कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ, और वो दिखता भी है तुम्हारे मार्क्स में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो यूज है वो सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने में ही होता है? जनरली हम यही सोचते हैं, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनका प्राथमिक यूज न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके और भी बहुत अच्छे यूजेस हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन, इन सब में यूज होता है, ठीक है। ओके, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन टू वेज, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन, उनका रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन में काफी एनर्जी होती है, ठीक है, बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, या तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट को यूज करते हुए, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा। तो दो तरीकों से हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, एक तो उनसे जो रेडिएशन निकल रहा है उसको यूज करते हुए, और दूसरा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हुए, ठीक है। देयर टू वेज इन विच वी आर यूजिंग द रेडिएशन, ठीक है। ओके, यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स, तो इंडस्ट्रियल फील्ड में वैसा जैसे रेडियोग्राफी है, कोबाल्ट 60 एंड इरिडियम 192 आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी कैमरा, ठीक है। कोबाल्ट 60 और इरिडियम, ये रेडियोग्राफी कैमरा होता है इंडस्ट्रियल फील्ड में। मतलब कैसा होता है, देखो जैसे समझ लो मैंने कोई मेटल लिया, अभी इस मेटल से जैसे ये बीम्स बनते हैं, देखो अभी इन बीम्स पे बड़ी बिल्डिंग अटकी हुई है नहीं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेटल के बीच में कोई क्रैक हो? नहीं मालूम भाई साहब, दिख तो नहीं रहा है ऊपर से, ठीक है। जैसे आपको क्या मालूम है कि इस दीवार के अंदर कहाँ पे क्रैक है? नहीं मालूम ना, नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही मेटल के अंदर कहीं पे क्रैक है कि नहीं, आपको नहीं मालूम चलेगा।
लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को अगर हम यूज करेंगे, ये रेडियोग्राफी होती है, उससे पता चल जाएगा कि मेटल के अंदर कहां पे क्रैक है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल फील्ड में रेडियोग्राफी के तहत कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 को यूज करते हुए हम रेडियोग्राफी कैमरा से ये पता कर सकते हैं कि किसी मेटल के अंदर कहां पे क्रैक है, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका यूज होता है भाई साहब। मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, रेडिएशन एमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज यूज्ड इन दिस टेक्निक। तो ये रेडिएशन जाते हैं और जहां पे आपका क्रैक है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियोल्यूमिनेसेंस, रेडियम, प्रोमेथियम, ट्राइटियम with some phosphor are used to make certain objects visible in the dark, ठीक है। जैसे आपने देखा है वो किसी ने टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जो नंबर प्लेट है वो बनाया है, आप देखोगे ये रयात स्कूल के सामने काफी सारे दुकान है, ठीक है। रेडियम पेंटिंग करते हैं उन लोग, बोलेंगे वो लोग रेडियम पेंटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। वो दिखता है, ठीक है, वो दिखता है, मतलब इरेडियम, प्रोमेथियम, ट्राइटियम विद सम फॉस्फोरस यूज्ड टू मेक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द डार्क, ये विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। क्रिप्टॉन 85 इज यूज्ड इन हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स, ये सब आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। प्रोमेथियम 147 इज यूज्ड इन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स एज अ सोर्स ऑफ बीटा रेज, ये ल्यूमिनेसेंट पेंट है, ये ऐसे पेंट्स हैं जिससे भाई साहब बहुत दूर तक आपको दिखता है, वो चमक दिखती है, ठीक है, वो लाइट दिखता है। Used in ceramic articles, uranium oxide was earlier used to color ceramics. Field of agriculture में भाई साहब क्या यूज हुआ है? The genes and chromosomes that give seeds its properties can be modified by the means of radiation. तो हम रेडिएशन से भाई साहब इन जीन्स के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 इन फूड प्रिजर्वेशन, तो जैसे अनियंस हैं, ये आपको साल भर निकलने वाले है ना, प्याज हो गया, फिर आपका भाई साहब आलू हो गया, ये सब कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो साल में एक बार उगते हैं लेकिन लगते पूरे साल में, तो इनको स्टोर हमको इफेक्टिवली करना पड़ेगा और स्टोर के लिए हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। कोबाल्ट 60, पोटैटोस टू प्रिवेंट द स्प्राउटिंग, इनसे भाई साहब स्प्राउटिंग ना हो जाए, इनसे पेड़ ना निकल आए, क्योंकि अगर पोटैटो से पेड़ निकल आए तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर पोटैटोस यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। Strontium 90 as a tracer in the research of various crops, ठीक है। मेडिकल साइंस में क्या यूजेस है देखिए, फॉस्फोरस 32, ठीक है, ये आपका भाई साहब एक डिजीज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया। स्ट्रॉन्टियम 89, स्ट्रॉन्टियम 90, समैरियम 153, रेडियम 223 इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर, ये सारे भाई साहब आपके बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। आयोडीन 130 इन द, ये आयोडीन इसमें यूज होता है, आयोडीन 123 इन द हाइपरथायरॉयडिज्म, जिनका हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है, ठीक है। बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जनरली जब ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो आदमी या तो मर जाता है या तो अपाहिज हो जाता है, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे नर्व्स हैं और अभी तक हमको भाई साहब ब्रेन के बारे में पूरा सब कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर ब्रेन ट्यूमर होता है विच इज बेसिकली अ किलर डिजीज, ठीक है, तो अगर ये होता है तो इसको हम इस इन सब चीजों से एक्सटर्नली मॉडिफाई करते हैं, एक्सटर्नली उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ये सब आपके रेडियो एक्टिव चीजें हैं। आर्सेनिक 74 इन द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स इन द बॉडी, आर्सेनिक के इंजेक्शन होते हैं, तो समझ लो कहीं पे ट्यूमर है, अभी हमको दिख रहा है कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, कुछ हमने टेस्ट करा है जिससे डॉक्टर को दिख रहा है कि कोई ट्यूमर कहीं ना कहीं पनप रहा है, लेकिन वो ट्यूमर कहाँ है हम दिख नहीं पा रहे। अगर हमने बॉडी को भाई साहब एक्सरे से भी दिखाया तो भी नहीं पकड़ पाएंगे उसको, तो आर्सेनिक का इंजेक्शन दिया जाता है। ये आर्सेनिक जो है तो पूरे ब्लड में ऐसा फ्लो होते होते समझ लो यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे रुक जाए, तो आप भाई साहब उसको देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रुक गया है वो, तो यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ऑपरेशन करना। That's how tumors are identified. Otherwise, arsenic itself is poisonous. लेकिन ट्यूमर्स को यूज आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हजार्ड्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हालांकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज बहुत है लेकिन उसके साथ साथ इसके वैसा प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है।
क्या भाई साहब